गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, વિષયાંક છે કાવ્ય 2 એક જગત એક લોક। આ એક કવિતા છે, તો કવિતાની સમજૂતી મેં તમને આપી દીધી હતી। હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં એને પૂર્ણ કરવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એકવાર ફરીથી કવિતાને अर्थ समझी लीजिए छे। शू कहू छे कविता में? यह संसार एक मानव लोक है। क्या है? यह सारा जो संसार है वह एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है। हमें सबको सम्मान अधिकार देना चाहिए। सबको हक एक सरखा होना चाहिए। रात में एक ही चंद्रमा संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो सबके यहाँ सूर्य उगता है, सबको प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। कोई अलग अलग आसमान के नीचे रहता है विद्यार्थी मित्रों? नहीं, हम सब एक है और हम सब एक ही धरती पर एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हमें जो हवा पानी और प्रकाश मिलते हैं वो सबको एक जैसे मिलते हैं। हम सबके जीवन में सुख दुख की भी एक जैसे है। हमारे शरीर एक जैसा है। सबका शरीर एक जैसा है विद्यार्थी मित्रों। सबके शरीर में से जो लोही बहता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल। किसी में ऐसा है पीला है, ऐसा कोई है नीला है। तो सब मानव एक जैसे हैं और सबके शरीर का रंग भी, सबके शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग का एक ही है। हम सबके खून का रंग भी एक ही है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से बनी हुई है। हमारे प्राण भी एक है। जो इस दुनिया में आए है उसे मरना ही है, वह जाने ही वाला है। हम आनंदित होकर सुंदर रात छोड़े, एक समानता और पारस्परिकता प्रेम का गीत गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि यह सब जगत एक लोक एक निवासी है। संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह सब मिलकर प्रगति करें। तो ये था कविता का अर्थ, मैंने दूसरी बार समझाया है। अब हम स्वाध्याय में पेज नंबर 19, स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 આપણે પેજ નંબર 18 માં પ્રશ્ન નંબર 9 સુધી લખ્યું હતું। હવે પેજ નંબર 19 માં પ્રશ્ન નંબર 10 થી સ્ટાર્ટ કરીએ। तो प्रश्न 10 में क्या कहा है? नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या कहा है के उदाहरण आप्યું છે આપણને જો ફૂલ, તો ફૂલ શબ્દ છે એ શબ્દનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। यह फूल सुंदर है। तो આવી રીતે આ જે ચોરસ કોષ્ટક આપ્યું છે એ ચોરસ કોષ્ટકમાં આપણે શબ્દો શોધવાના છે, પછી એ શબ્દોનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। तो जो चौरस शब्द में बीजा क्या क्या शब्दों बने छे? एक पहली लाइन में छे कमल, पहली लाइन में छे कमल, पछी छे सागर, जो बीजी लाइन में छे सागर शब्द छे। ए शब्द छे ए शब्द ने आपणे वाक्य में प्रयोग करवानो छे। पछी छे भारत, जो विद्यार्थी मित्रों भारत छे नीचेनी 3 લીટી छे ने एमां सीधी लाइन में छे भारत शब्द, ए भारत शब्द ने वाक्य में प्रयोग करवानो छे। पछी 4 हिमालय, हिमालय शब्द छे जो बीजी लाइन थी छे छेल्लेथी
ઉપરની લાઈન સુધીમાં હિમાલય શબ્દ સિદ્ધમાં બને છે, તો ત્યાં આપણે જે શબ્દ બને છે તેની ઉપર ચોરસ દોરવાનું છે. જો અંદર દોરેલું છે ફૂલ શબ્દમાં જે રીતે દોરેલો છે ચોરસ, એ પ્રમાણે આપણે આ કોષ્ટકમાં જે શબ્દ 5 મળે છે એ 5 શબ્દોમાં ચોરસ દોરવાનું છે અને બાજુમાં એ શબ્દ લખવાનો છે ને એના વાક્યોમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો આપણે અહીંયા લખું છું, જે શબ્દોને તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું છે. પહેલું છે કમળ. कमल. तालाब में कमल खिले हैं. तालाब में कमल खिले हैं. પછી બીજો શબ્દ કયો બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? सागर. सागर की शोभा दर्शनीय है. सागर की शोभा दर्शनीय है. 3 બીજો શબ્દ કયો બને છે? भारत. भारत विशाल देश है. भारत विशाल देश है. 4 हिमालय. हिमालय. हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है. પછી પાંચમા છે आरती. मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है. मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है. तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, चौरस में से हमने ये शब्द ढूंढे हैं और उसका वाक्यों में प्रयोग किया है. कमल. तालाब में कमल खिले हैं. वे सागर. सागर की शोभा दर्शनीय है. 3 છે ભારત. भारत विशाल देश है. 4 છે हिमालय. हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है. પછી 5મું છે आरती. मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है. तो हमने ये चौरस में से शब्द ढूंढे हैं और उसका वाक्य में प्रयोग किया है. अब है प्रश्न नंबर 11. प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए. क्या कहा है विद्यार्थी मित्रों? प्रकृति. प्रकृति के बारे में हमें 5 वाक्य लिखने को कहा है. उसमें हम वार्ता के स्वरूप में भी लिख सकते हैं और आपको फकरा बनाकर लिखना है तो वैसे भी आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने वार्ता के स्वरूप में लिखा है. अशोक. देखो यह स्थान कितना सुंदर है. यह स्थान कितना सुंदर है. हरी भरी घास. मखमल. मखमल से बिछी हुई है. फिर कौन बोलता है? मनोहर. पहला जो वाक्य है वो अशोक कहता है और दूसरा जो वाक्य है वो मनोहर कहता है. हाँ, ये पेड़ कितने हरे भरे हैं. ये पेड़ कितने हरे भरे हैं. પછી तीसरा वाक्य कौन बोलता है? नीलम. तो नीलम ने क्या कहा है? और नदी के किनारे पौधे पर फूल कितने
कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। फिर कौन है? अशोक फिर से बोलता है, अशोक फिर से कहता है, दो बच्चे कागज की नौका तैरा रहे हैं, दो बच्चे कागज की नौका तैरा रहे हैं। नदी के जल में बतखें तैर रही है और मछलियाँ इधर उधर घूम रही है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रकृति दत्त के बारे में लिखना है। आप अपने तरीके से भी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको लिखना हो तो लिखना, वरना अपने तरीके से लिखना। देखो क्या कहा है? अशोक। देखो यह स्थान कितना सुंदर है, हरी भरी घास मखमल सी बिछी हुई है। दो मनोहर, फिर मनोहर बोलता है, हाँ ये पेड़ कितने भरे भरे हैं। फिर कौन बोलता है? नीलम, और नदी के किनारे पौधे पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। फिर से अशोक बोलता है, दो बच्चे कागज की नौका तैरा रहे हैं, नदी के जल में बतखें तैर रही है और मछलियाँ इधर उधर घूम रही है। तो यह मैंने प्रकृति के बारे में लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये है प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11। यहाँ पे हमने काव्य टू एक जगह पे लोग यहाँ पे फिनिश होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था विद्यार्थी मित्रों। बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।